बिहार की राजनीति में जाति, धर्म और क्षेत्र का एक अलग ही समीकरण होता है। कभी लालू यादव की राजनीति यहाँ मुसलमानों और यादवों के गठजोड़ यानी एमवाई समीकरण के आसपास घूमती थी, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बिहार में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस पुराने समीकरण को तोड़ने का काम कर रही है या सिर्फ एक वोट कटर पार्टी के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं सो सीरियस नो सीरियस और हम आज आपके सामने लेकर आए हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है सरकारी कुर्सी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में ओवैसी की एंट्री कैसे हुई, किस इलाके में एआईएमआईएम का असर है, एआईएमआईएम का क्या बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है, बिहार के मुसलमानों का एआईएमआईएम पर नजरिया क्या है और 2025 के चुनाव में ओवैसी की रणनीति क्या होगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझिए कि बिहार में एआईएमआईएम की एंट्री अचानक नहीं हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने 2015 से 16 के बाद से ही सीमांचल यानी किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया पर फोकस करना शुरू कर दिया था। ये वो इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से 70% तक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने किशनगंज से अपना पहला विधायक अकरतुल ईमान उतारा। 2020 के विधानसभा चुनाव में बड़ा धमाका हुआ। एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती, वो भी सीमांचल से। इससे पहली बार बिहार की राजनीति में लगा कि मुसलमान अब लालू नीतीश के विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं। एआईएमआईएम का असर कहाँ है? एआईएमआईएम का असर सीमित और वो भी सिर्फ सीमांचल में। सीमांचल के 4 जिले किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। ओवैसी अपनी स्पीच में सीधे तौर पर मुस्लिम इमोशंस, सीए और एनआरसी, मॉब लिंचिंग और संविधान की बातें करते। यही बात यहाँ के मुस्लिम युवाओं को आकर्षित करती। लेकिन बिहार के दूसरे हिस्सों में पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जैसे इलाकों में एआईएमआईएम का कोई धार नहीं है। एआईएमआईएम का क्या बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है, इस पर भी जरा नजर डालते हैं। ये सवाल सबसे बड़ा और चर्चित है। क्या ओवैसी की पार्टी सिर्फ मुसलमानों के वोट काटती है या बीजेपी को फायदा पहुंचाती? देखिए, 2020 के चुनाव में जो 5 सीटें एआईएमआईएम ने जीती, उसमें आरजेडी और कांग्रेस दोनों पीछे रह गई। इसका सीधा फायदा हुआ कि सीमांचल में मुस्लिम वोटों का बिखराव हो गया। बीजेपी और जेडीयू ने भले ही सीमांचल में ज्यादा सीटें नहीं ली, लेकिन राज्य स्तर पर लालू तेजस्वी को नुकसान जरूर हुआ। इसलिए राजनीतिक पंडित मानते हैं कि एआईएमआईएम का बिहार में होना बीजेपी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वो महागठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक को डिवाइड कर देती है। खुद तेजस्वी यादव ने भी इशारों में एआईएमआईएम को बीजेपी की बी पार्टी कहा है। एआईएमआईएम को बिहार के मुसलमान कैसे देखते? ये थोड़ा दिलचस्प है। बिहार के ज्यादातर बुजुर्ग पारंपरिक मुस्लिम वोटर अभी भी आरजेडी और कांग्रेस के साथ दिखते नजर आते हैं। वे मानते हैं कि एआईएमआईएम से वोट बटेगा और बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन सीमांचल का युवा वर्ग, खासकर सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग एआईएमआईएम को मुसलमानों की अपनी आवाज मानते हैं। एआईएमआईएम के सपोर्टर्स क्या कहते हैं, इस पर भी नजर डालते हैं। उनका कहना है कम से कम ओवैसी डर के बिना मुसलमानों के हक की बात तो करते हैं। तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोलते सीएए और एनआरसी पर खुलकर? हमेशा गुलाम बनकर आरजेडी को वोट क्यों दिया जाए? एआईएम के विरोधी क्या कहते हैं? ओवैसी आकर बिहार में सिर्फ बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। उनकी हर जीत का फायदा हिंदुत्व वाली पार्टी को होता है। अब इस पर भी नजर डालते हैं कि 2025 के चुनाव में एआईएमआईएम की रणनीति क्या हो सकती है। 2025 के चुनाव के लिए एआईएमआईएम को 2 बड़े दांव खेलने पड़ सकते हैं। सीमांचल फुल फोकस पे रहेगा। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया में 15 से 20 सीटों पर जोर डाल सकती है एआईएमआईएम और नए चेहरे उतार सकती है। सोशल मीडिया पर एक्टिव यंग मुस्लिम लीडर आगे कर सकती है एआईएमआईएम। लेकिन एआईएमआईएम के लिए सबसे बड़ा संकट ये है कि उनके सारे विधायक 2022 में टूटकर आरजेडी में शामिल हो गए। सिर्फ अकरतुल ईमान ही उनके पास बचे हैं। इससे पार्टी का कद कमजोर हुआ है। अब एआईएमआईएम के लिए 2025 में खुद को साबित करने का ये करो या मरो जैसा मौका है। अगर वो दोबारा 3 से 5 सीटें जीतती हैं तो बिहार में खुद को एक स्थायी मुस्लिम विकल्प साबित करेंगे। वरना लोग कहेंगे ओवैसी सिर्फ शोर मचाते हैं, जमीन पर
कुछ नहीं उनका है पावर। AIMIM और बीजेपी क्या गुप्त गठजोड़ बना रहे हैं, इस पर हर बार सवाल उठता है। इस सवाल पर AIMIM हमेशा कहती है हम बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं, हमारे विधायकों ने कभी बीजेपी का साथ नहीं दिया। ओवैसी बीजेपी के खिलाफ तो बोलते हैं, लेकिन जमीन पर असर वही होता है जो मुस्लिम वोट बंटता है, बीजेपी को फायदा होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तीनों जगह यही पैटर्न देखने को मिला है। AIMIM का भविष्य क्या होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। सीमांचल के बाहर AIMIM का कोई असर नहीं है, तो इस पर एक संकट बन सकता है आने वाले चुनाव में। युवा मुस्लिम वोटर को आकर्षित कर लेती है ये पार्टी, लेकिन बुजुर्गों का भरोसा नहीं जीत पाई है। दलित पिछड़े वोटर AIMIM के साथ नहीं आते, खुद के विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, यानी आंतरिक कमजोरी भी है AIMIM पे। लेकिन सीमांचल में CAA और NRC जैसे मुद्दों का माहौल बना तो AIMIM को फायदा हो सकता है और वो फिर से उभर कर सामने आ सकती। अगर RJD मुस्लिम संबंध कमजोर हुआ तो AIM को जगह मिल सकती है फिर से बिहार की पटकथा पे। AIMIM का बिहार में क्यों जरूरी है? बिहार में जाति जनगणना के अनुसार राज्य में मुस्लिम आबादी लगभग 18% है। ओवैसी की पार्टी इस बात पर जोर डाल रही है कि हम ही हैं जो मुसलमानों की आवाज बनते हैं। वहीं किशनगंज बिहार का एकमात्र मुस्लिम जिला है जहां मुसलमानों की आबादी लगभग 67% है। प्रदेश अध्यक्ष अकरुद्दीन ईमान के अनुसार इस बार गठबंधन की कोशिश हो रही है। यदि बात बनी तो ठीक, नहीं तो 100 से अधिक सीटों पर पार्टी ताकत दिखाएगी। अगर ओवैसी की एंट्री होती है तो आने वाले चुनाव में किसको नुकसान होगा, किसे फायदा होगा, ये सोचने वाली बात होगी। वहीं इसी बीच बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा भी छाया हुआ है। इसी बीच AIMIM प्रमुख ओवैसी ने एक बयान दिया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। ओवैसी साहब ने युवाओं से आग्रह किया है कि मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपना समय रील देखने में बर्बाद ना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप समाचार पत्र पढ़ें। यदि आप रील देखने में समय बर्बाद करेंगे तो आप नेता, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक नहीं बन सकते। इस दौरान उन्होंने बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मतदान सूची संशोधन के दौरान आप बूथ स्तर के अधिकारियों को कैसे जवाब देंगे अगर आप अखबार नहीं पढ़ेंगे या आप कुछ चीजें नहीं सीखेंगे, केवल रील देखते रहेंगे। देखिए ओवैसी का क्या रोल है इस चुनाव में, उसका पूरा ब्यौरा हमने दे दिया। कैसे बिहार में आई ओवैसी की पार्टी, कैसे इस समय आगे बढ़ रही है ओवैसी की पार्टी, पिछले चुनाव में क्या अनुभव रहा था, क्या प्रदर्शन रहा था ओवैसी की पार्टी का, और आने वाले वर्षों में बिहार में कैसे पकड़ बनाएंगे ओवैसी चाचा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए ओवैसी का क्या रोल रहने वाला है बिहार इलेक्शन में, और आप क्या चाहते हैं बिहार में ओवैसी का क्या फ्यूचर होना चाहिए, ये भी कमेंट करके बताइए। और देखते रहिए हमारे चैनल सो सीरियस नो सीरियल। आजकल हम चला रहे हैं अपनी नई सीरीज बिहार डायरीज के नाम से, जो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाइए कि हम आगे भी ऐसे ही मोटिवेट होकर कंटेंट बनाते। तब तक के लिए ये वीडियो देखते रहिए और हमें प्यार देते रहिए। बाय बाय।